नमस्कार। 2019 के महाभारत में मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं। आज तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र के महापर्व की। आज से 2019 के महाभारत का आगाज हो गया। लोकतंत्र के पहले चरण में अब तक करीब 60% वोटिंग हुई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए हैं। वोटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी वोटिंग चल रही है। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकतंत्र के महापर्व की झलकियां, मतदाताओं का जोश इन तस्वीरों में। पहली तस्वीर, दिग्गज वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, साथ ही कई दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने मतदान किया। दूसरी तस्वीर, पोलिंग बूथों पर लगी लंबी कतारों की। तीसरी, वोटरों के अनोखे स्वागत की, उनका फूलों से स्वागत किया गया। चौथी तस्वीर है बूथों पर कड़ी सुरक्षा की, कहीं कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। और पांचवी तस्वीर है महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक बूथ की। और छठी तस्वीर मतदाताओं के उत्साह की। उधर महाराष्ट्र के यवतमाड़, जम्मू के आरएसपुरा, तेलंगाना के मेदक, मेघालय की राजधानी शिलांग और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी आज मतदान हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग का खासा क्रेज दिखाई दिया। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जमकर वोटिंग हुई है। जम्मू, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय और त्रिपुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब बताते हैं कि वोटिंग के बाद क्या कुछ रही दिग्गजों की प्रतिक्रिया। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं। और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहाँ पर कामयाबी होगी। मुझे तो लगता है सब लोग साथ हैं, बाकी जनता बताएगा है नहीं है। साहब ऐसे सवाल मेरे से पूछे, मेरे नेता के बारे में तो कहूंगा मैं आंधी है, लहर छोड़िए। हाँ, मुझे तो अपने नेता के बारे में तो यही कहूंगा। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। सर पूरी एश्योरेंस जिस हिसाब जीत कर आएगी, सरकार बनाएगी। जिस हिसाब से अब तक मायावती जी एश्योरेंस दिखा रही हैं और महागठबंधन उनका एश्योरेंस। देखिए, जिसको दिखाना उनको दिखाने दीजिए। जो वास्तविकता है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो सिद्धांत हम मान के चलते हैं, जिस दिशा को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने दिखाया है देश भर को, मैं यहाँ से जीत के उनकी उम्मीदवार के नाते मैं जीत के आऊँगी। पुराने मुद्दे थे वही मुद्दे हैं, 8-9 महीने पहले मुद्दे थे वही मुद्दे हैं। अभी उन मुद्दों का कोई समाधान नहीं हुआ। हमने 2 महीने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमारे यहाँ गन्ना मंत्री होते हुए हमारे इलाके का, हमारे बराबर का कोई समाधान नहीं हुआ। और उसने जो है पता नहीं क्या साठगांठ की है मिल मालिकों से कि उनकी जेब तो शायद भर गई हो, लेकिन किसान अभी तक बेचारा। बीकानेर से खबर है, महासमर के लिए महाप्रचार जोरों पर है। सीएम और डिप्टी सीएम लुणकरणसर पहुंच चुके हैं। मंत्री रघु शर्मा समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। आता है तो हमारे लिए सुविधाएं लेकर के आता है। और लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किन्हीं कारणों से कहीं किसी पेज में फंस जाता है, किसी कांटे और बाटे में अगर फंस जाता है तो वो वोट हमारे को गुमराह कर देता है। हम इस बात को जाने कि हमारा वोट की कसौटी विकास है, हमारा वोट की कसौटी तरक्की है और हमारा वोट की कसौटी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई सौगात है। वो सौगात अगर आपको मिलेगी तो कांग्रेस के माध्यम से ही मिलेगी। मैं बहुत लंबी बात नहीं करते हुए यही कहना चाहता हूं कि जब जब हमें मौका मिला, चाहे मेरे स्वर्गवासी पिता रहे हो, चाहे मुझे दूसरी पीढ़ी के रूप में यहां पर मौका मिला, माननीय गहलोत साहब की वो अमिट छाप मेरे परिवार के रूप में विराजमान आप सबके मन में है। आप सब ने देखा कि दुख और तकलीफ का चाहे समय रहा हो या लंबे अंतराल के बाद में
चाहे मेरे स्वर्गवासी पिता को पुनः मौका मिला हो तो उस वक्त बतौर अध्यक्ष माननीय अशोक जी गहलोत ही ने उनको वो जिम्मेवारी दी थी और वो पुनः निर्वाचित यहां पर आपके आशीर्वाद से हुए थे। आपने असमय उनके निधन के बावजूद इस इलाके में एक भयंकर तकलीफ आई, बादल फटने के। कांग्रेस जोर शोर से मिशन 25 में लगी। आज जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की सभी 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने की जनता से अपील की। कांग्रेस का मिशन 25, जयपुर में सीएम गहलोत के हुंकार। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। जयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर शहर सीट समेत सभी 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का ऐलान कर मरुधरा के महासमर को दिलचस्प बना दिया। आप रिकॉर्ड बनाए, मिशन 25 का नारा दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, हमने दिया, सबने मिलकर दिया है। राजस्थान भर में माहौल कांग्रेस पक्ष में है, सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं। आप लोग मौन लगाओगे इस बार और एक बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी आपकी, तो दिल्ली की पंचायत में जब आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी। पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए। बीजेपी ने पिछले चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी। अशोक गहलोत ने न सिर्फ लोगों से कांग्रेस की जीत के लिए अपील की, बल्कि समझाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं और बीजेपी मुद्दों से भटकाने का। हम नीतियों के, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए? आपकी उपलब्धि क्या बताओ आप देश को? 5 साल की उपलब्धि क्या है? देखा जोगा दो जनता के माई बाप को बैठे हैं, वो तय करते कौन सरकार बनाएगा। हम अपनी बात कहेंगे, फिर जनता फैसला करे। तो मोदी जी जानबूझ करे, क्योंकि पूरी तरह नाकाम हो गए, तो वो पुराने वादों को भूल गए। उनका मैनिफेस्टो सिफर है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल में केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन रोजी रोटी विकास का सवाल पूछने वालों को बीजेपी देशद्रोही बता रही है। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली सड़क पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। पायलट बोले कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत जयपुर से होगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सांसद को दिल्ली भेजने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का भी चुनाव है। धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर शहर के लोगों को कि बहुत लंबे अरसे के बाद आपने हमारी 8 में से 5 सीटें जिताई हैं। ये चुनाव सिर्फ ज्योति खंडेलवाल दिल्ली में सांसद बनकर चली जाएं इस बात का नहीं है। ये चुनाव इस गणतंत्र की, इस लोकतंत्र की मूल भावना को, मूल आत्मा को जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होकर सामने आने का चुनाव है। जयपुर के इस जनसभा में गहलोत सरकार के कई कद्दावर मंत्रियों ने भी अपने कामकाज के आधार पर जनता से वोट मांगे। तो इस जनसभा में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी मौजूद रहे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता से एकजुट होने की अपील की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर शहर सीट पर अब की बार गजब का चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार पीएम मोदी के नाम के भरोसे चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार इस वजह से उन पर हमलावर हैं। मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब की बार जयपुर शहर में गजब प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार को है नाम का भरोसा, कांग्रेसी प्रत्याशी मांगे हिसाब पर हिसाब। चुनावी मौसम में अजब गजब प्रचार आम है। अब की बार जयपुर में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा हैं, जिन्हें अपने काम की जगह पीएम मोदी के नाम पर ज्यादा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल हैं,
जो काम की जगह नाम बताने पर बीजेपी पर हमलावर हैं। और हर कार्यकर्ता आम जन नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। नरेंद्र भाई मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। जयपुर से रामचरण बोरा को जिताकर कार्यकर्ता भेजेंगे और इस जयपुर की लहर पूरे राजस्थान में दौड़ेगी और 25 के 25 सांसद जीतकर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत। एक तरीके से फेलियरनेस है कि जनता को उन्हें ढूंढना पड़ रहा है, और जब आप जयपुर के प्रति कोई उपलब्धि नहीं बता पा रहे हो, मोदी का सहारा ले रहे हो, इसका मतलब ही ये है कि आप फेलियर हो। वरना आप अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करो, 5 साल बाद जनता के बीच में जाओ, बताओ कि मैंने ये काम जयपुर की जनता को करके दिया है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। जयपुर शहर का इतिहास जहां बीजेपी के पक्ष में है, वहीं पिछले साल आखिर में विधानसभा चुनाव के 2 रिजल्ट आए, वो कांग्रेस के पक्ष में है। एक तरफ केंद्र सरकार के 5 सालों का काम है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के 100 दिनों का काम। लेकिन काम की जगह नाम पर चर्चा और दूसरे का उस पर हमला करने के इस सियासत को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। राजनीति में जब किसी के पास अच्छे इश्यू नहीं होते हैं तो जोर से बोलते हैं, तीखे बोलने लगते हैं, वो भाषा की मर्यादा लांघने लगते हैं, फिर जज्बात पे आते हैं, फिर जाति पे आते हैं, धर्म पे आते हैं। ये तब होता है जब किसी प्रत्याशी, किसी पार्टी या किसी व्यवस्था के पास कोई वजनदार मुद्दे न हो, जो वाकई हम जिनको मुद्दा कहते हैं चुनावी। ये सिर्फ जयपुर की सियासत नहीं है, जहां जमीनी मुद्दे को छोड़ हवाई बातें हो रही है। यही ट्रेंड पूरे देश में नजर आ रहा है और जनता असमंजस में है कि भरोसा करे तो करे किस पर, किसका नाम देखे और किसके दिखाए सपने पर एतबार करें। बाबूलाल दयाल, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बात करेंगे मरुधरा के महासमर की, जहां दौसा सीट को लेकर बीजेपी का दर्द बढ़ता जा रहा है। पहले टिकट को लेकर 2 दिग्गजों में भिड़ंत देखने को मिली, उसके बाद जसकौर मीणा ने बगैर आधिकारिक घोषणा के अपने टिकट का दावा कर दिया, तो दूसरा गुट नाराज होकर बगावती हो गया। अब बीजेपी नेतृत्व जसकौर को टिकट देने से इनकार कर रही है, यानी दौसा की फांस बीजेपी के लिए मुश्किल होती जा रही है। दौसा सीट पर फंसी बीजेपी, जसकौर मीणा का टिकट का दावा, बीजेपी नेतृत्व का टिकट से इनकार। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका टिकट अनाउंस करने का या कोई भी टिकट पार्टी की अनाउंस होती है वो केंद्र से होती है। दौसा पर बीजेपी में अनलिमिटेड घमासान। 24 सीटों पर टिकट का ऐलान करने वाली बीजेपी दौसा सीट पर एक बार जो फंसी तो फंसती चली गई। मरुधरा में ऐसा हाई पावर ड्रामा किसी और सीट पर नहीं देखा गया। दौसा सीट पर आधिकारिक घोषणा से पहले ही एक उम्मीदवार ने टिकट का दावा कर दिया और पार्टी नेतृत्व इससे पल्ला झाड़ता दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका टिकट अनाउंस करने का या कोई भी टिकट पार्टी की अनाउंस होती है वो केंद्र से होती है। तो अभी तक विधिवत तरीके से वो एक टिकट अनाउंस नहीं हुई, तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चला वो कि उनकी टिकट अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक वो टिकट पेंडिंग है। तो ये है वो सियासी ड्रामा जिससे बीजेपी के चुनावी प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दौसा सीट को लेकर बीजेपी में पहले से ही कोहराम मचा है। यहाँ 2 दिग्गज मीणा नेता टिकट को लेकर आमने सामने हैं और वो 2 नाम हैं किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला। दोनों अपने अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने की जुगत में हैं। इसी बीच जसकौर मीणा ने मीडिया में टिकट मिलने का दावा कर इस घमासान को अलग मोड़ दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी, ये मेरा। इधर बगैर आधिकारिक घोषणा के जसकौर मीणा ने टिकट का दावा किया और उधर किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता की नाराजगी से बीजेपी का नेतृत्व परेशान हो उठा। वहीं किरोड़ी समर्थकों ने भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। गोलमा देवी इस सीट को निकाल सकती है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
गोलमा देवी को टिकट नहीं मिला तो हम रोड जाम करेंगे, हम रेल को जाम करेंगे। दौसा का जो टिकट है वो गोलमा जी को देना चाहिए, क्योंकि आटू विधानसभा के अंदर उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे और कैंडिडेट का भी हम बहिष्कार करेंगे। अब इसे सियासत की मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, इस हंगामे के बाद बीजेपी की ओर से लोकसभा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। दौसा के कल से ही उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 18 तारीख तक है। हम आज जल्दी ही कुछ घंटों में आपको उम्मीदवार का पता चलेगा। अब पार्टी हर सीट पर अच्छे उम्मीदवार की तलाश तो करती ही है, लेकिन इस तरह का घमासान शायद ही किसी सीट पर देखने को मिला हो। एक तरफ कांग्रेस चुनाव प्रचार कर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दौसा सीट पर बीजेपी घर का घमासान निपटाने में ताकत झोंक रही है। आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तेरह सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पर्चा भरने का काम खत्म हो गया है। आइए बताते हैं इस चरण में कितने लोगों ने पर्चा भरा है, यानी प्रदेश के लिए जो पहला रहेगा उसमें, और कौन सबसे अमीर और सबसे गरीब प्रत्याशी हैं। उनतीस अप्रैल को मरुधरा में पहले चरण की वोटिंग। 13 सीटों के लिए 172 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं कौन? बीजेपी कांग्रेस में कौन है सबसे गरीब प्रत्याशी? नॉमिनेशन का दौर खत्म होते ही सभी उम्मीदवारों का पर्चा खंगालने का दौर शुरू हो गया है और इस दौरान जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर खड़े बिजनेसमैन रिजू झुनझुनवाला सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आइए बताते हैं कितने संपत्ति हैं रिजू झुनझुनवाला के पास और उनके अलावा और कौन कौन अमीर उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला हैं। रिजू झुनझुनवाला को कांग्रेस ने अजमेर से टिकट दिया है। रिजू झुनझुनवाला के पास 29.76 करोड़ की चल संपत्ति है। रिजू झुनझुनवाला के पास 50.12 करोड़ की अचल संपत्ति भी है। रिजू झुनझुनवाला के बाद दूसरे नंबर पर सुखवीर सिंह जौनपुरिया हैं। बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से खड़े हैं सुखवीर सिंह जौनपुरिया। 37.37 करोड़ के चल और 24.79 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं। अमीर उम्मीदवारों की कतार में तीसरे नंबर पर दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। दिया कुमारी के पास 16 करोड़ की चल संपत्ति है। अमीर उम्मीदवारों में चौथे नंबर पर बद्रीराम जाखड़ हैं। बद्रीराम जाखड़ पाली से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। बद्रीराम जाखड़ के पास 8.77 करोड़ की चल संपत्ति है। 4.63 करोड़ की अचल संपत्ति भी है बद्रीराम जाखड़ के पास। ये तो बीजेपी और कांग्रेस के सबसे अमीर प्रत्याशी की लिस्ट थी। आइए अब आपको इन दोनों पार्टियों के उन उम्मीदवारों से भी मिलवाते हैं जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। कैलाश चौधरी के पास सबसे कम संपत्ति है। कैलाश चौधरी बीजेपी के टिकट पर बाड़मेर से मैदान में है। कैलाश चौधरी के पास महज 12.88 लाख की चल संपत्ति है। कम संपत्ति के मामले में गोपाल सिंह इड़वा दूसरे नंबर पर हैं। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस ने गोपाल सिंह इड़वा को टिकट दिया है। गोपाल सिंह इड़वा के पास कुल 26.74 लाख की संपत्ति है। कम संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर प्रमोद शर्मा है। प्रमोद शर्मा कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़ से खड़े हैं। प्रमोद शर्मा के पास कुल 94.54 लाख की संपत्ति है। कम संपत्ति के मामले में चौथे नंबर पर वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से मैदान में हैं। वैभव गहलोत के पास कुल 95.63 लाख की संपत्ति है। कम संपत्ति के मामले में पांचवें नंबर पर पीपी चौधरी हैं। पीपी चौधरी बीजेपी के टिकट पर पाली से मैदान में हैं। पीपी चौधरी के पास 1.88 करोड़ की संपत्ति है। अधिक से लेकर कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों का लेखा जोखा देख लिया आपने। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो लखपति ना हो, लेकिन अब जनता को तय करना है किसे जिताना है और किसे हराना है, या फिर मैदान में खड़े दूसरी छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत को चमकाना है। सचिन कुमार, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 2014 में पहली बार बीजेपी को झुंझुनू सीट पर जीत नसीब हुई थी और अब वो किसी सूरत में इस सीट को खोना नहीं चाहती।
यही वजह है कि उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया। वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है ताकि 2014 की हार का बदला लिया जा सके। झुंझुनू सीट भाजपा को बड़ी मुश्किल से 2014 में मिली थी। अब भाजपा किसी भी सूरत में इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस के लिए ये सीट परंपरागत सीट रही है, लगातार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, इसलिए कांग्रेस इसको वापस लाना चाहेगी। भाजपा ने भी अपने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर नरेंद्र कुमार पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने भी अपनी लास्ट टिकट को बदलकर श्रवण कुमार पर दांव खेला है। इसलिए दोनों पार्टी किसी भी तरह यहाँ पर कब्जा जमाना चाहती है। बीजेपी ने पिछले बार के विजेता संतोष अहलावत का टिकट काटकर नरेंद्र कुमार को झुंझुनू के मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राजबाला ओला की जगह अब की बार श्रवण कुमार पर भरोसा जताया है। चुनावी जंग में ये दोनों क्या दावे कर रहे हैं और किसके बल पर चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं, ये बताएंगे। पहले दोनों उम्मीदवारों से अच्छी तरह से रूबरू तो हो जाइए। नरेंद्र कुमार पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि श्रवण कुमार पिछले 40 साल से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। नरेंद्र कुमार मंडावा से मौजूदा विधायक हैं, जबकि श्रवण कुमार 2018 में विधायक का चुनाव हार गए थे। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार 2 बार विधायकी का चुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार श्रवण कुमार 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार के खाते में चुनावों में 2 बार की हार भी है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार श्रवण कुमार के भी खाते में 2 बार चुनावी हार है। नरेंद्र कुमार पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि श्रवण कुमार भी पहली बार ही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की मजबूत और कमजोर कड़ी करीब करीब समान है, और यही वजह है कि दोनों जीत का दावा भी बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। जनभावना और पार्टी का जो जन विश्वास जीता है उस पर खरा उतरेंगे, सबको लेकर सांस लेंगे। पानी वाली नहर भी लाऊंगा, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी सब लाऊंगा और जनता को सच्चा प्यार भी दूंगा। नरेंद्र कुमार और श्रवण कुमार दोनों जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अपनी मजबूत कड़ी की जगह किसी और के नाम का ज्यादा भरोसा है। एक तरफ जहां नरेंद्र कुमार पीएम मोदी के काम के भरोसे मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ श्रवण कुमार खुद को झुंझुनू से लगातार 5 बार सांसद रहे शीशराम ओला का शिष्य बता रहे हैं। यमुना तो आनी है, मोदी जी जब है यमुना बनेंगे, मेरा भी इसमें सहयोग हो जाएगा, निश्चित रूप से आएगी। मैं शीशराम जी का आदर, शीशराम जी मेरे आदर्श थे, आज भी हैं और रहेंगे। उनके पसीनों में चलने का मैं उनसे वादा करके आया हूँ। अपना अपना दावा और अपना अपना राग, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो झुंझुनू में जीत का फॉर्मूला जाति ही है। यहाँ की जातिगत समीकरण की बात करें तो झुंझुनू लोकसभा सीट जाट बहुल्य सीट है। झुंझुनू में करीब 2.5 लाख अल्पसंख्यक वोटर भी हैं। झुंझुनू में करीब 2 लाख मतदाता माली समुदाय के हैं। 16.7% SC और 1.67% वोटर ST से हैं। जहां जाट एक तरफा वोटिंग करते हैं और माली मतदाता अशोक गहलोत से खासे प्रभावित हैं। ऐसे में सियासी पंडित जातिगत समीकरण को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। हालांकि अंदरूनी गुटबाजी पार्टी के लिए खतरनाक है। कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो इस सीट को खो सकती है, बाकी तो ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मतलब साफ है, झुंझुनू की जंग वही जीतेगा जो जाट और अल्पसंख्यक दोनों को साधेगा। भाजपा के लिए वर्तमान सांसद संतोष अहलावत मुश्किल बनी हुई है, तो उसका विरोध झेलना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए जाट नेता शीशराम ओले का जो परिवार है उसकी नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए किसी भी सूरत में सीट आसान नहीं है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।